पिछले लेक्चर में हम लोग वाज वर के बारे में हम लोग जाने थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? वाज वर का यूज। वाज वर का यूज़ जो है वो कहाँ तक हो गया था? जहाँ तक मुझे याद है तो हमने ये देख लिया था कि अगर पास्ट का अगर कोई एक्शन है, ठीक है, तो मतलब पास्ट में कोई काम मतलब घटित होने वाला था, मतलब इमीडिएट फ्यूचर था पास्ट का, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वाज वर 2+V1 से बोलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब डूअर भी मेंशन था, ये भी हमने देख लिया। डूअर को मतलब अगर डूअर मेंशनड है तब कैसे बोलेंगे, अगर डूअर मेंशन नहीं है तब क्या कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन मतलब हमने पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगला जो है रूल नंबर कितना हो जाएगा वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो रूल नंबर आगे है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर और इसके बाद V1, इसके बाद ING। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर अगर हमने रख दिया कि सब्जेक्ट उसके बाद वाज वर अगर रखा और उसके बाद V1 में ING लगा दिया, ठीक है, तो भाव क्या देगा, कैसा भाव रहेगा? तो ये आपका भाव जो देगा ना वो क्या होगा, एक्शन जो है वो एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बोलो या डूअर बोलो, ये मेंशन्ड होगा। अगर सब्जेक्ट के बारे में अगर बताना है और काम अगर कोई प्रोग्रेस में था पर मतलब पास्ट में, तो वैसे कंडीशन में आप सब्जेक्ट वाज वर V1 में ING और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आप बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, जो भी आप बोल लें, है ना। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो गया। मतलब पास्ट में कोई काम अगर प्रोग्रेस में था, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट, नहीं कि पास्ट में कोई काम अधूरा था। तो वैसे स्थिति में आप कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? तो वाज वर V1 में ING लगा के बात करेंगे। डन। नेक्स्ट अगला। तो ये तो हमने देखा कि सब्जेक्ट मेंशन था, डूअर मेंशन था, और अगर आपको डूअर को नहीं बताना चाह रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वाज वर, और इसके बाद क्या आएगा, बीइंग, और इसके बाद क्या आएगा, V3, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं ये सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं है, क्या है, सफरर है। तो सफरर को एज ए सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वाज वर लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे कि V3 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारा एक्शन जो है वो कहाँ रहेगा, पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, प्रोग्रेस में ही है लेकिन पास्ट में है, प्रोग्रेस इन द पास्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें सब मतलब डूअर, सब्जेक्ट यहाँ कहने का मतलब है डूअर जो है वो मेंशन नहीं है, डूअर इज़ नॉट मेंशन्ड, या आप ये बोल सकते हैं कि इज़ नॉट नोन, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं अननोन है, नोन नहीं है, अननोन है। तो वैसे केस में आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्रिकेट
was being, ना द लगा लीजिए, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। तो इसमें आप डूअर नहीं बताना चाह रहे, मतलब काम किसने किया उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा वॉज वर से जो रूल था वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगले मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले मॉडल में हमारा क्या है, हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़ और हैड। और इन तीनों में सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, हैव हैज़ को देखेंगे, ठीक है। हैव और हैज़, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसको पहले सबसे पहले चर्चा हम कर लेते हैं कि हैव जो है वो क्या है, प्लूरल है। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो हम क्या लगाएंगे, हैव। और हैज़ जो है वो सिंगुलर है और इसके साथ सब्जेक्ट जो है क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सिंगुलर कहने का मतलब है वन। और एक एक्सेप्शन जो है वो क्या है, एक्सेप्शंस आई और यू, ये एक्सेप्शन है, इसके साथ क्या लगाना है, हैव लगाना, ठीक है। यू जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों केस में क्या लगाना है, हैव ही लगाना, ठीक है। अगला, अब रूल नंबर 1 देख लेंगे कि हैव हैज़ का जो इस्तेमाल हम करते हैं तो किस कंडीशन में करेंगे। मतलब हमारे अंदर, हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ जो होगा, मतलब किस भावना को व्यक्त करने के लिए आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हैव यू, मतलब आप हैव और हैज़ को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि अगर आप क्या दिखा रहे हैं, पोसेशन दिखा रहे हैं या रिलेशन दिखा रहे हैं या फिर ऑनरशिप दिखा रहे हैं, इन सब को दिखाने के लिए, पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप को दिखाने के लिए आप हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पोसेशन का मतलब क्या होता है, ये किससे बना है, पोसेस से बना है। पोसेस का मतलब क्या होता है, मालिक होना या मालिकाना हक दिखाना, ठीक है। स्वामी होना, ठीक है, स्वामी होना। और रिलेशन जो है वो किससे बना है, रिलेट से बना है। रिलेट का मतलब होता है संबंधित होना। और ऑनरशिप जो है ये वर्ब, और ये किससे बना है, ऑन से बना है। ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो वर्ब में इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, मालिक होना, ठीक है, स्वामी होना, मालिक होना, ठीक है। और एडजेक्टिव की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है अपना। और इसके साथ हमेशा माई, हीज, है ना, आवर, हर, ये वर्ड आएगा। विदाउट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है तो बिना पोसेसिव एडजेक्टिव के ऑन का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मिटा लेने दीजिए।
आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं कि दिस इज़ ऑन कार, ऑन कार, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आपको ऑन लगाना है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ ऑन माई कार, ये क्या हो गया, सही हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे अब हैव और हैज़ में तो आप सब्जेक्ट तो देख ही लिए कि मतलब अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तब क्या लाना है, हैज़ लेकर आएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तब हैव को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा कि मेरे पास घर है ना, मैं एक घर का मालिक हूँ, मुझे भी घर है। तो आप जैसे भी बोले, मतलब अगर आप पोसेशन, रिलेशन, ऑनरशिप अगर दिखा रहे हैं तो आप हैव हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और मतलब अगर प्रेजेंट में है तो, ठीक है। एक चीज़ हमने नहीं लिखा, अगर कोई प्रेजेंट में है और पोसेशन बता रहे हैं, पोसेशन दिखा रहे हैं, ऑनरशिप दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, है ना, भारत के पास यूरेनियम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इंडिया हैज यूरेनियम। चलिए अगला, ये तो पहला रूल हुआ कि हैव हैज़ के बाद क्या आना है, नाउन आना है, ठीक है। अगला सेकेंड रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस टू प्लस V1, ये स्ट्रक्चर जो है कौन सा मीनिंग देगा, कौन सा मीनिंग देगा। तो ये अगर आप कोई एक्सटर्नल एक कंपल्सन है, एक्सटर्नल कंपल्सन, इसका मतलब क्या होता है, बाहरी दबाव, है ना, कि अगर आप कोई काम को करने के लिए बाध्य हैं या मजबूर हैं, तो वैसे कंडीशन में आप सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, 2 + V1 से बनाएंगे, ठीक है। जैसे उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, या भीख मांगना उसकी मजबूरी है, भीख मांगना उसकी मजबूरी है, मजबूरी है, या भीख मांगने के लिए वो क्या है, मजबूर है या बाध्य है। तो ये सब का इंग्लिश जो है आप किससे बनाएंगे, ही हैज़ टू बेग, सिंपल, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि अगर कोई एक्सटर्नल कंपल्सन है, एक्सटर्नल कंपल्सन है, अगर बाहरी दबाव है, आप कोई काम करने के लिए आपको बाहर से कोई दबाव है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हैव हैज़ और 2 + V1 से बोलेंगे, गॉट इट। और मगर अगर बाहरी दबाव नहीं है, मतलब आपका मतलब इमीडिएट फ्यूचर है, मतलब आपका काम करने का इच्छा, मतलब आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप, मतलब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, तो वैसे कंडीशन में आप किधर जाएंगे, एमिजार से जाएंगे, ठीक है, एमिजार पे जाएंगे। ओके, चलिए, ही हैज़ टू बेग हो गया। चलो अगला, सब्जेक्ट हैव और हैज़ प्लस 2 + B + V3, ये आप कब बोलोगे, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल कंपल्सन है, लेकिन एक्सटर्नल कंपल्सन के साथ इसमें क्या है
कि जो आपका डूअर है, डूअर इज नॉट मेंशन्ड, यानी आप बोल सकते हो अननोन है। डूअर अगर अननोन है तो वैसे संदर्भ में आप सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ टू प्लस बी प्लस V3 से बोलेंगे, ठीक है। जैसे देख, जैसे कपड़े धुल गए तो आप क्या लिख सकते हैं, या दीवार को पेंट कर लिया गया तो आप लिख सकते हैं द वॉल हैज़ टू बी पेंटेड। हो गया। अगला रूल, सब्जेक्ट है, हैव है, हैज़ है, और उसके बाद V3 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप हैव हैज़ लगाना है तो आप किन किन बातों को फॉलो करेंगे, किन किन बातों को ख्याल रखेंगे, तो ये सारी बात आपको देखना होगा, ठीक है। तो अब जो है हैव हैज़ के बाद क्या आना है, V3 आएगा। हैव हैज़ के बाद डायरेक्ट V3 आएगा। तो अब अगर आपने ऐसा लिख दिया हैव हैज़ और उसके बाद V3 लिख दिया तो मीनिंग क्या होगा, भाव क्या होगा, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है एक्शन जो है क्या होगा, ख़त्म, एक्शन कंप्लीटेड है, काम हो गया है, ठीक है। लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो क्या है, कंटिन्यू है, उसका प्रभाव जो है वो क्या है, अभी जारी है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि उसने कार धो लिया, तो उसने कार धोया है या धो लिया है, तो आप मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो अगर मतलब काम तो हो गया, कार धोने का काम हो गया, लेकिन अभी उस कार का जो स्थिति है मतलब गंदा नहीं हुआ, मतलब अभी साफ़ सुथरा है, तो आप वैसे कंडीशन में आप हैव हैज़ V3 से बोलेंगे, ठीक है। आपने लिखा ही हैज़ वॉश्ड द कार, ठीक है। या हमने बोला कि मैंने खा लिया, तो मैंने खा लिया है, तो अगर आपको भूख भूख नहीं लगा तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन। आगे अगला, तो इसमें हमने अभी है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें हमने अभी बोला, तो उसमें आपका क्या था, डूअर मेंशन था। लेकिन अब इसी का क्या होगा कि डूअर मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, उसके बाद V3 आ जाएगा। तो ऐसे केस में इसमें क्या है कि जो डूअर है वो मेंशन्ड नहीं है, ठीक। जैसे मतलब कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े धुल गए हैं, कपड़ा धोने वाला कौन है नहीं पता, नहीं बता रहे, ठीक है। लेकिन काम क्या है, ख़त्म हो गया और उसका असर जारी है, लेकिन सफ़रर मालूम नहीं, सॉरी डूअर मालूम नहीं, ठीक है। जैसे हमने लिखा द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, हो गया। अगला रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING
उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फॉर या सिंस। फिर अगर आपका कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख रखेंगे, नहीं है तो उसके बाद अदर वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है, नहीं का सवाल है नहीं। देखिए पहले आप फॉर और सिंस में डिफरेंस समझ लीजिए। फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है। फॉर जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना, ठीक है। तो अगर कोई टाइम का पीरियड है मतलब ड्यूरेशन है तो वैसे केस में आप फॉर लगाएंगे। और अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वैसे केस में आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंडे से सुबह से मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, या फिर 10 बजे 5 बजे, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। तो आप जैसे बचपन से हमने लिखा तो क्या लिखेंगे, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। हमने लिखा जनवरी से तो क्या लिखेंगे, सिंस जनवरी। और इधर फॉर के लिए हमने क्या लिखा, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 घंटा से 5 घंटा से, है ना, मतलब 2 दिनों से 4 दिनों से, सालों से, महीनों से, सप्ताहों से, ये सब क्या है आपने लिखा। जैसे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो ये सब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। टाइम का अगर ड्यूरेशन है तो फॉर की तरफ चले जाएंगे। और मतलब एग्जैक्ट टाइम है, मतलब एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब टाइम को इशारे कर रहा है, तो आप सिंस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला। अब ये तो समझ में आ गया कि ये मीनिंग जो है वो क्या देगा कि मतलब कोई काम पास्ट में, सॉरी भाई, कोई काम जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, मतलब कोई काम ख़त्म हो गया है, लेकिन वो कुछ ख़त्म हो गया है और आगे भी क्या है, मतलब जारी है। सम एक्शन कंप्लीटेड एंड अप टू गोइंग ऑन, है ना, मतलब अभी भी प्रेजेंट में भी अभी क्या है, चल रहा है। तो वैसे केस में आप सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, बीन प्लस V3 प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। हो गया। अगला, तो ये हमारा हैव, हैज़, वॉज, वर, एमेज, आर हमने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया, ठीक है। एक रूल और देख लेते हैं हैव, हैज़ का, कि हैव, ये तो हो गया कि मतलब हैव, हैज़ जो है अगर आप हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तब उसका तो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप हैव, हैज़ का इस्तेमाल अगर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका फिर आपका कोई मीनिंग हो जाता है। देखिए हैव का इस्तेमाल जो है ना 2 तरह से होता है। एक कैसे, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल हुआ तो उसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, नो स्पेसिफिक मीनिंग, नो स्पेसिफिक मीनिंग।
ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिए वर्ब का, सॉरी हैव का, तो इसका फिर जो है वो मेनी मीनिंग हो जाता है। मैनी मीनिंग, जैसे सी भी हो गया, ठीक है, इट भी हो गया, देखना खाना, इंटरटेन हो गया, गिव बर्थ टू भी हो गया, गिव बर्थ है ना, जन्म देना हो गया, इंटरटेन हो गया, ईट हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग है हैव का, ठीक है। तो आप इंजॉय भी हो जाता है, ठीक है, जैसे आप बोलते भी है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। तो इसका मतलब क्या है कि हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। तो मेन वर्ब की इस्तेमाल हुआ है, तो इसका फिर ये हैव नहीं, ये मीनिंग क्या दे रहे हैं, एंजॉय, है ना, आपका दिन जो है क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, शुभ हो। चलिए, जैसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव अ लंच, ठीक। तो ये आप क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे पास क्या है, लंच है, नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि मैंने लंच खा लिया, ठीक है। तो यहाँ हैव का इस्तेमाल ये जो है ये कैसे है, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा भाई कि हैव हैज़ के बाद क्या आना है, V3 आएगा ना, तो फिर ये इसका V1 V2 V3 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है, गलती हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। अगले सेशन में मिलते हैं।